हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर वन की क्विक रिवीजन कर रहे हैं और इसमें हम आज कर रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन and law of gaseous volume and Avogadro's law। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ it the matter can neither be created nor can be destroyed। तो इस लॉ में हमने ये पढ़ना है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट। इसको हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं मैटर को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड when matter undergoes a physical change। जैसे आइस है, आइस की हमने बना दिया वाटर। जैसे आइस पिघल गई तो उसका वाटर बन गया, तो उसमें फिजिकल चेंज आ गया, लेकिन उसके वेट में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा ये नेक्स्ट एग्जांपल है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमने 100 ग्राम लिया और जब उसका डीकम्पोजिशन हुआ तो 92.6 ग्राम हमें मरकरी मिली और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन मिली। टोटल मिलाकर के हमें मास 100 ग्राम ही मिल गया है। तो नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो जब 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो 44 ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। तो इनका रेशो क्या होएगा? कार्बन का रेशो क्या है? 12 और ऑक्सीजन का 12:32। जब 12:32 की रेशो में जब मिलेंगे ये आपस में कंबाइन करेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। इसी तरह से ही हम नेक्स्ट एग्जांपल कर सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू मोर, दो एलिमेंट हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो दो तरह के कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड इज वाटर। वाटर जो है 2 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर बना है और 18 ग्राम वाटर बन रहा है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन 32 ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के 34 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना रहा है। तो फिक्स्ड रेशो किसकी है? हाइड्रोजन की फिक्स्ड रेशो है 2 ग्राम। तो ऑक्सीजन में भी हमारी जो है होल नंबर रेशो होगी। जैसे वाटर में ऑक्सीजन 16 ग्राम है, H2O2 में ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो इनकी जो रेशो हो गई 16:32 है, यानी कि 1:2। तो ये हमेशा फिक्स्ड रेशो रहेगी। दे बियर ए सिंपल फिक्स्ड रेशो। masses of oxygen which combine with a fixed mass of hydrogen bear a simple ratio that is 1:2। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गे-लुसिग्स लॉ। गे-लुसिग्स लॉ क्या है? दिस लॉ स्टेट्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर whenever gas combine they do so in the volumes which bear simple whole number ratio with each other। जैसे ये देखो, हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम है, क्लोरीन का एक वॉल्यूम है, ये दोनों कंबाइन करके हमें 2 वॉल्यूम HCl देते हैं। तो इनमें क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो है,
ठीक है। नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का, तो ये दोनों मिलकर के हमें 2 वॉल्यूम अमोनिया का देते हैं। तो दिस इज़ द होल नंबर रेशो। इसमें कोई फ्रैक्शनल नंबर की रेशो नहीं आएगी, होल नंबर रेशो आएगी। रेशो क्या हो जाएगी 1:3:2। नेक्स्ट इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताता है। एवोगैड्रो लॉ में पार्टिकल्स के बारे में बताता है। एवोगैड्रो proposed that equal volumes of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Equal volumes of gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, तो हमें क्या मिलेगा? 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन कौन था? डाल्टन जो है एक साइंटिस्ट था और उसने सबसे पहले एटम के बारे में अपनी थ्योरी दी थी। सबसे पहले थ्योरी किसने दी थी? डाल्टन ने। अब तो आगे नई नई थ्योरीज डेवलप हो गई, लेकिन डाल्टन ने सबसे पहले थ्योरी दी थी। तो इसके जो पोस्टुलेट्स है हमें थोड़ी याद करने चाहिए। फर्स्ट क्या है? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल आइटम्स, यानी कि एटम जो है इंडिविजिबल है। मैटर ने कहा, डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम इंडिविजिबल है और मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है, तो सारे एटम्स जो है इंडिविजिबल है। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होंगे, उनका मास एक जैसा होएगा, लेकिन डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होंगे और उनका मास भी डिफरेंट होएगा। Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. जब एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करते हैं तो उनसे कंपाउंड बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करते हैं तो उनसे कंपाउंड वाटर बन जाता है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी एटम जो है किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो ये कौन सा लॉ आ गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया था। नेक्स्ट हम चलते हैं एटॉमिक मास पर। तो एटॉमिक मास का बहुत ही इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री में, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एटॉमिक मास। द एटॉमिक, इसकी सिंपल डेफिनेशन है ये। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is defined as the average relative mass of an atom of an element as compared to the mass of carbon 12। कार्बन 12 के मास का जो हमने 1/12 ले लिया ना, उसके बराबर हमारा एवरेज एटॉमिक मास होता है, क्योंकि कार्बन का 12 है, उसका हमने 1/12 ले लेना, तो दैट इज एटॉमिक मास। उसके कंपैरेटिवली में कोई एटम कितना है, उसका कितना ज़्यादा मास है, तो रिलेटिव मास कार्बन 12 से हमने देखना है, और 1/12 ऑफ कार्बन 12 से वो कितना ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। किसी भी एटम का इस तरह से डिसाइड किया जाता है। जैसे हमारा जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और उसका 1/12 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब नाइट्रोजन का 14 है, तो कार्बन 12 के 1/12 से 14 टाइम्स हैवियर है जो हमारा मास ऑफ नाइट्रोजन है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आगे तो थोड़ी सी इसमें क्रैमिंग कर लेना। उसके बाद है मोलिकुलर मास क्या होता है? जो एटॉमिक एक कंपाउंड है, उसके अंदर एटम्स है, एटम्स के मास को जो है प्लस करके सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर में 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, तो
2 हाइड्रोजन एटम्स है तो हाइड्रोजन 2 हो गए, और ऑक्सीजन 16 है, 16 + 2 18 इसका वाटर का मोलिकुलर मास आ गया। इसी तरह से मीथेन का मोलिकुलर मास क्या होएगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1.008 है, कार्बन का 12.011 है। तो कार्बन 1 और 4 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, 4 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 16.043 यूनिट्स आ गया। उसके बाद आ जाता है हमारा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या है, मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। It is found that 1 gram atom of any element contains same number of atoms, and 1 gram molecule of any substance contains same number of molecules, and this number is equal to 6.022 into 10⁻23। ठीक है, मोल कंसेप्ट क्या कहता है कि एक किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक मोल जो कार्बन है, एक मोल कार्बन में 6.022 into 10⁻23 एटम्स होंगे कार्बन के। एक मोल वाटर में 6.022 into 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे। कंपाउंड है तो मोलिक्यूल्स होंगे एवोगैड्रो नंबर पर, और एलिमेंट है तो एटम्स होंगे एक मोल में। ठीक है, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज द एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स। एलिमेंट है तो एटम्स होंगे एवोगैड्रो एक मोल में। एक मोल कॉपर एलिमेंट है, एक मोल कॉपर में 6.022 into 10⁻23 एटम्स होंगे कॉपर के, और एक मोल ग्लूकोज में 6.022 into 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे ग्लूकोज के। नेक्स्ट हम आ जाते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर। परसेंटेज का तुम्हें पता ही है, ये 100 का मतलब होता है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किसके बराबर है, मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, जैसे मोलर मास वाटर का कितना है 18.02 ग्राम है, और हाइड्रोजन का मास परसेंट कितना आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर में कितनी है 2 है, 2 ग्राम है, तो 2/18.08 इंटू 200, 2 इंटू ये मास है हाइड्रोजन का 1.008, तो करके हमने परसेंटेज निकाली। ऐसे ही मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, 16/18.02 मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, टोटल मास कितना है 18.02 इंटू 100 इज इक्वल टू 88.79। मास परसेंटेज में वही है जैसे तुम्हारी एक मार्कशीट आती है, उसमें इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं इंग्लिश की, मार्क्स इन इंग्लिश डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100। ठीक है ना, ऐसे ही परसेंटेज निकालते हो ना, ऐसे ही कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट है उसकी हम परसेंटेज निकालेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूले पे। व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, empirical formula of a compound gives the simplest whole number ratio of atoms of various elements present in one molecule of compound. For example, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, H2O2 है। ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होएगा ना वो HO रहेगा, क्योंकि 2 इसमें से कॉमन है, तो इसकी सिंपल होल नंबर रेशो बन जाएगी 1:1 एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इज HO। ठीक है, और मोलिकुलर फॉर्मूला H2O2। इस तरह से ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6, और इसका होल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या हो जाएगा, इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा, सब में से कॉमन फैक्टर इज 6,
तो कॉमन फैक्टर से जब डिवाइड कर देंगे तो फॉर रेशो आ जाएगी 1:2:1। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन के नीचे 1, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा CH2O। नाउ इट इज मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? Molecular formula of a compound gives the actual ratio of atoms of various elements present in one molecule of the compound। ये actual number of atoms के बारे में बताता है। जैसे H2O2 है तो 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है। ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला क्या है? C6H12O6। मोलिकुलर फार्मूला निकालने इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n क्या हो सकता है? n में भी 1 2 3 4 5 6 जो कॉमन आया इसके अंदर वो उसका उस फैक्टर से, उसको कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम करेंगे स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब हम कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें 2 रिएक्टेंट हैं, तो जो रिएक्टेंट कंप्लीटली जो है रिएक्शन कर लेता है, द रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट एंड द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, जो बचा रह जाता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सेस रिएक्टेंट। नाउ what is mass percentage? Mass percentage is obtained by कोई भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किससे बनता है? 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, हमने बाइनरी सॉल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें 2 हैं। एक तो एक सब्सटेंस कम अमाउंट में है, एक सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में है, तो जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट है और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्यूशन है। तो मास परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे शुगर सॉल्यूशन में शुगर सोल्यूट है, एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बन जाता है, उसका वॉल्यूम इनटू 100। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? मान लो हमारे पास दो हैं, एक तो सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। उसमें दोनों को ऐड कर लेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। नाउ मोल फ्रैक्शन इज गिवन बाय एक्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हमें एक की दी हुई है तो हम दूसरे की निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो एक में से माइनस करके हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। अब आगे आ रहे हैं हम मोलैरिटी पे। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बस इतना ही कर लोगे तो बहुत है तुम्हारा, इससे ही तुम्हारी क्विक रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर 1। इसको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना और 2-3 बार वीडियो को सुन लेना, तो तुम्हारे अच्छे से एग्ज़ाम में जो फर्स्ट चैप्टर में से जो भी आएगा वो अच्छे से हो जाएगा। इसके साथ साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये सब समझने के बाद नोट्स को अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।